फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी की हिस्ट्री। क्लास 7th की हिस्ट्री है ये, चैप्टर 1, जिसका नाम है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर को क्लियर करेंगे, बाकी चैप्टर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। मानचित्र एक अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में बनवाया था। ठीक है, जो ये मानचित्र दिखाई दे रहा है आपको, ये किसने बनवाया था? बनाया था 1154 में अल इद्रिसी ने। ठीक है, आपको याद रखना है ये वाला जो मानचित्र है 1, किसने बनवाया था? अल इद्रिसी ने 1154 में। और ये जो मानचित्र 2 है वो एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनवाया था। इस तरीके का जो आपको मैप दिखाई देता है, इससे बिल्कुल हटकर ये मैप दिखाई दे रहा है। ये तो बिल्कुल हटकर है और ये थोड़ा बहुत सिमिलर सा दिखाई दे रहा है। तो अल इद्रिसी के नक्शे में, ये है अल इद्रिसी का नक्शा। नक्शे में दक्षिण भारत वहां है जहां आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। अल इद्रिसी ने जो मैप बनाया है ये वाला, हमें पता है कि ये है श्रीलंका। अभी के भी इंडिया में भी श्रीलंका यहीं की साइड है, साउथ में, दक्षिण में। पर अल इद्रिसी ने जब मैप बनाया था 1154 में, तो उसने क्या करा था? श्रीलंका को ऊपर की साइड बना दिया था, यानी कि साउथ के एरिया को, ये वाले एरिया को ऊपर की साइड यानी कि उल्टा बना दिया था। तो अल इद्रिसी के मैप में आपको मैप जो है इंडिया का उल्टा दिखाई देता है, जो कि सिर्फ इतना ही बनाया गया था। श्रीलंका यहां दिखाई दिया है उत्तर की साइड, और साउथ के एरिया को भी उसने नॉर्थ साइड में यानी कि उत्तर दिशा में दिखा दिया है। बाद में लगभग 500-600 साल बाद 1720 में फ्रांसीसी मानचित्रकार ने जब बनाया, तो इस तरीके का मानचित्र उसने बनाया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अल इद्रिसी ने उल्टा मैप बनाया था और थोड़ा बहुत ही बनाया था। फिर 1720 आया तो इस तरीके का मैप दिखाई देने लग गया, बनाने लग गए वो। ठीक है, तो ऐसे ही चेंजेस आते रहे समय के साथ साथ। आपको ये याद रखना है इसमें से कि अल इद्रिसी ने सबसे पहला मैप बनाया था 1154 में, दूसरा 1720 में बनाया था किसी फ्रांसीसी मानचित्रकार ने। फिर आगे देखते हैं नई और पुरानी शब्दावली। जैसे जैसे मैप में चेंज देखा गया, नक्शे में चेंज देखा गया, वैसे वैसे शब्दों में भी चेंज आया था। बहुत से शब्दों में परिवर्तन आया। जैसे पहले लोग हिंदुस्तान बोलते थे, अब भारत बोला करते हैं। पहले के अधिकतर लोग भारत को हिंदुस्तान बोला करते थे, पर अब क्या बोला करते हैं? भारत भी बोलते हैं और इंग्लिश में इंडिया भी कहते हैं। तो ये चेंजेस आया। 13वीं सदी में जब 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज, फारसी के इतिहासकार कौन थे? मिनहाज ए सिराज, हिंदुस्तान का ने जब हिंदुस्तान का प्रयोग किया था, यानी कि जब वो हिंदुस्तान बोला करते थे, उसका मतलब होता था कि पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से। आज के समय में जब हम हिंदुस्तान यानी कि भारत जब बोलते हैं, तो पूरा का पूरा मैप हमारे माइंड में आता है। पर जब 13वीं शताब्दी में फारसी के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान का प्रयोग किया था, तब उनका मतलब उससे क्या था? हिंदुस्तान का पंजाब से, हरियाणा से और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से। सिर्फ इतने को ही उन्होंने हिंदुस्तान का नाम दिया था। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। अब आज के समय में हम क्या सोचते हैं कि इंडिया के बाहर से जो हमारे भारत में आएगा या हमारे देश में आएगा वो विदेशी है। पर मध्य युग के समय में विदेशी किसे बोला जाता था? जो व्यक्ति
उस समाज या संस्कृति का ना हो, यानी कि उस संस्कृति का ना, जब कोई व्यक्ति नहीं होता था या उस समाज का नहीं होता था, चाहे वो किसी भी एरिया से आ रहा हो, आसपास के एरिया से भी आ रहा हो, तब उसको वो विदेशी कहा तब उसको विदेशी कहा जाता था। पर आज के समय में विदेशी आपको पता है कि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जो देश के बाहर से आता है उसे विदेशी कहा जाता है। तो ये परिवर्तन आए थे। फिर है इतिहासकार और उनके स्रोत। पांडुलिपि पहला स्रोत है। पांडुलिपि या मातृका ग्रंथ, पांडुलिपि को मातृका ग्रंथ भी कहते हैं, एक हस्तलिखित ग्रंथ विशेष है, यानी कि हाथों से लिखा हुआ ग्रंथ होता था। इसको हस्तप्रति, लिपि ग्रंथ इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। पांडुलिपि क्या होती थी? जो हाथों से लिखी जाती थी, ठीक है। इसे मातृका ग्रंथ भी कहते हैं, हस्तप्रति भी कहते हैं, लिपि ग्रंथ के नामों से भी जाना जाता है। फिर है अभिलेख। अब अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। यानी कि ऐसी लिखाई को, यानी कि ऐसी चीज को जिसके ऊपर लिखा जाता है, पत्थर पे लिखने को भी या किसी कठोर सतह पे लिख दिया, तो उसको अभिलेख कहा जाता था। पहले तो अभिलेख क्या होता था? चिकनी मिट्टी के एक टाइल्स, चिकनी मिट्टी की एक सिल्ली टाइप ले ली जाती थी, उस पर पहले तो लिखा जाता था चिकनी मिट्टी के ऊपर ही, कुछ भी जो लिखना चाहते थे वो, उसको फिर भट्टी में डाल दिया जाता था और उसको पकाकर बाहर निकालकर उसको सुरक्षित रख दिया जाता था, तब उसे भी अभिलेख कहा जाता था। यानी कि पत्थर अथवा धातु से जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर जो उत्कीर्ण, मतलब जो लिखा होता है, उसे अभिलेख कहा गया। प्राचीन काल से इसका उपयोग हो रहा है, यानी कि बहुत पुराने समय से इसका प्रयोग होता आ रहा है। शासक इसके द्वारा अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके और पढ़ सके और पालन कर सके। जो रूलर थे, यानी जो शासन करने वाले, जैसे कि राजा, वो अपने आदेशों को इस तरीके से लिखवाते थे उस पर कि लोग उसको पढ़ सके और उसका पालन भी कर सके, ठीक है। फिर आए जियाउद्दीन बर्नी। इन्होंने अपना पहला वृत्तांत 1356 में लिखा था और दूसरा लिखा था 2 साल बाद। पर इसका पता इतिहासकारों को कब पता चला इसके बारे में? 1971 में, 1971 में, ठीक है। जो जियाउद्दीन बर्नी ने 1356 में पहली बार वृत्तांत लिखा था, दूसरा लिखा था 2 साल बाद उसके, और इसका पता इतिहासकारों को 1971 में ही पता चला था। फिर है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 से 1750 के समय के दौरान सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे और युद्ध में बारूद वाले हथियारों का प्रयोग किया जाने लगा। कौन सा सन था? सन 700 से 1750 के समय में क्या होने लग गया? सिंचाई में रहट का यूज होने लग गया, कटाई में चरखों का यूज होने लग गया और युद्ध में बारूद वाले हथियारों का प्रयोग होने लग गया था। इस समय में अन्य खान पान भी आया था, जैसे आलू का पता चल गया, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी का भी उत्पादन इस समय में होने लग गया। तो एक कुछ चीजें थी जो खान पान में जुड़ गई थी। ये काल सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल रहा। इनमें सब में ही परिवर्तन आए, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो। इस युग में लोगों के झुंड एक जगह से दूसरी जगह अवसर की तलाश में जाने लगे, यानी कि नौकरी के या कुछ पैसा कमाने की तलाश में लोगों के झुंड एक जगह से दूसरी जगह पर वो जाने लग गए थे पैसा कमाने के लिए। इस युग में जिस समुदाय का महत्व बढ़ा उसका नाम था राजपूत। एक ऐसा समुदाय जिसका महत्व बढ़ रहा था, इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी, उसका नाम क्या था? राजपूत, जो अभी भी आप सुन सकते हैं।
जो राजपूत शब्द किससे निकला है? राजपुत्र से निकला है। राजपूत शब्द किससे निकला है? राजपुत्र से। राजपूत में कौन कौन से लोग आते थे? राजा भी आते थे, सामंत भी आते थे, सेनापति भी आते थे और सैनिक भी आते थे। यानी कि राजपूत में सारी चीजें आती थी, ये चारों चीजें आती थी, राजा, सामंत, सेनापति और सैनिक। फिर क्या हुआ आगे? इस युग में मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ ने भी राजनीतिक महत्व प्राप्त किया। और साथ ही साथ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ ने भी राजनीतिक महत्व प्राप्त किया, मतलब पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस उनको मिलने लग गई। पर ये खास तौर से क्या बनने लग गए? ये मुख्यतः खास तौर से क्या हुआ करते थे? लिपिकों एवं मुंशियों का काम किया करते थे। क्या काम किया करते थे? मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ लिपिकों एवं मुंशियों का काम किया करते थे। इस पूरे काल में जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का क्षेत्र बढ़ रहा था। इस पूरे काल में क्या हो रहा था? जंगलों की कटाई की जा रही थी और खेती का क्षेत्र भी बढ़ने लग गया था। ठीक है, तो यानी कि जहां जहां जंगल की कटाई हो रही थी, बहुत से जंगल काटे जा रहे थे। किस लिए काटे जा रहे थे? जिससे खेती की जा सके। पर्यावास या प्राकृतिक वास, पर्यावास बोलो या प्राकृतिक वास बोलो, एक ही बात है। में परिवर्तन के कारण जब प्रकृति में परिवर्तन हुआ तो वनवासियों को मजबूर होकर अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ गया और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और वो कृषक कहलाए। जो वनवासी थे, प्राकृतिक परिवर्तन जब आने लग गया तो वनवासी एक जगह से दूसरी जगह पर भी जाने लग गए और वनवासी क्या करने लग गए? जुताई करने लग गए। और जो जुताई करने लग गए वो क्या कहलाए? कृषक यानी कि किसान कहलाए। बाद में कृषक उच्च वर्ग के लोगों को कर देने के लिए मजबूर हुए। बाद में क्या हुआ? एक कृषक उच्च वर्ग के लोगों को कर देने के लिए क्या हो गए? मजबूर। वो टैक्स देने के लिए मजबूर है उन लोगों को जो इन पर हुकूमत कर रहे थे, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो सामंत हो। इन सभी जो ऊंचे वर्ग थे, यानी कि जो ऊंची जाति के थे, इन्होंने ही ऐसी ऊंची जाति नीची जाति यहीं से स्टार्ट हो गई थी, इनका शोषण करने लग गए थे वनवासियों का, जो पहले से थोड़े अच्छे कैटेगरी में थे। जैसे कि जब कृषकों से वो टैक्स लेने लग गए थे, कर लेने लग गए अपनी जमीनों का, तो वो और अमीर होते रहे और कृषक और गरीब होते रहे, जिसके कारण क्या हुआ? इनके बीच में आर्थिक अंतर आ गया। बाद में समाज के वर्गों के बीच इन्हीं बातों से अंतर पैदा होने लगा। ठीक है, इन्हीं से अंतर पैदा होने लग गया था उनके बीच में। और लोगों द्वारा नियम पालन करवाने के लिए जाति पंचायत बनवाई गई। और ऐसा होने लग गया, जो भी जातियों के द्वारा बनाए गए नियमों को नहीं मानता था, जो जातियों ने ही बनाए थे, उसके उन नियमों का पालन करवाने के लिए वो किसके पास जाया करते थे? जाति पंचायत के पास। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप प्ले स्टोर से जॉन अकेडमी की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें और सभी वीडियो को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और बाकी चैप्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।